हाँ भाई, ये वाला क्वेश्चन कल हो गया था क्या? हाँ। हाँ चलो एक बार और बता दो ये सवाल। 1/2 nRT क्या कह रहा है? कितनी मूल गैसेस हैं? कैसी हैं? डायटोमिक। सोचो, ऐसे दो मॉलिक्यूल वाली टोटल कितनी गैसेस हैं? एन। अरे है ना? हीट इज सप्लाई टू द सिलेंडर सच दैट टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट, टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं हुआ, बट n मोल ऑफ डाई एटॉमिक गैस गेट कन्वर्टेड इनटू मोनो एटॉमिक। तो फाइनली जो डाई एटॉमिक थी वो क्या n-n हो गई, और जो मोनो एटॉमिक थी वो क्या 2n हो गई? अरे हो गई ना? तो तुमसे पूछा है व्हाट इज द चेंज इन टोटल काइनेटिक एनर्जी, तो क्या ये इंटरनल एनर्जी के फॉर्म में लिखोगे? इनिशियल इंटरनल एनर्जी कितनी? 5/2 कैपिटल एन आर टी। यू फाइनल कितना? 5/2 कैपिटल एन माइनस एन आर टी प्लस 3/2 इंटू 2nRT। क्या 2 से 2 कट जाएगा? और जब डेल्टा यू करोगे, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, तो क्या मिलेगा? 1/2nRT। ठीक है, अच्छा सवाल था। कल हम लोग शायद इसी में थोड़ा उल्टा लिख दिए थे ना? हाँ। हाँ, ये थोड़ा सा माइनस में आ गया था ना, इसको एन लिख दिया था। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। सुनो, अच्छा अब अगला हिस्सा है हमारा क्या भाई साहब? थर्मोडाइनामिक्स। ठीक है भाई, ये सब याद है? मीन फ्री पाथ याद है? मीन फ्री पाथ याद है? क्या था फॉर्मूला मीन फ्री पाथ का? लैम्डा इक्वल्स टू, लैम्डा इक्वल्स टू क्या था भाई? हाँ, तो 1/√2 पाई डी स्क्वायर इंटू एन। और एन क्या था? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। और इसको हम क्या लिख सकते थे भाई? पी बाई के टी। पी बाई के टी। फिर हमने कहा था कि लेमडा एम जो होगा उसको अपन क्या लिख सकते हैं? के टी बाई √2 पाई डी स्क्वायर पी। क्या इसके सारे रिलेशन से याद है? टेम्परेचर जब तुम्हारा कांस्टेंट होगा तो लेमडा एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पी। अरे क्लैरिटी है ना? क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा? अरे हो जाएगा, यस सर। और बात देखो, दूसरी बात क्या, कि अगर हम कहें कि तुम्हारा प्रेशर हो गया क्या भाई साहब? कांस्टेंट, तो लेमडा बराबर क्या होगा? लेमडा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी की इनवर्सली प्रोपोर्शनल? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। अच्छा, वॉल्यूम कांस्टेंट पे, वॉल्यूम कांस्टेंट पे लेमडा क्या होगा? कांस्टेंट। क्यों? वॉल्यूम कांस्टेंट होने का मतलब है कि पी बाई टी क्या होगा? कांस्टेंट। पढ़े थे ना? और क्या पढ़े थे कि प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डेंसिटी के इनवर्सली? कैसे? इनवर्सली। अरे सॉरी, लैम्डा 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 यार, लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पी। क्यों भाई? लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पी क्यों? ये लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रो क्यों? क्योंकि प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अच्छा, एक और बात पढ़े कि लैम्डा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम। क्यों भाई? जिसका मास ज्यादा होगा उसका साइज ज्यादा होगा, जिसका साइज ज्यादा होगा उसका नंबर डेंसिटी, उसका नंबर डेंसिटी कम होगा। रिलेट कर पाओगे सारे ग्राफ? यस सर। कोई छोटा मोटा ग्राफ पूछ ले तो घबराना नहीं है। चलो, अब इसके बाद अपने पास अगला हिस्सा आता है क्या भाई साहब? थर्मोडायनेमिक्स। जब हम थर्मोडायनेमिक्स की बात करते हैं तो इसमें दो बातें इंपॉर्टेंट हैं। पहली बात है जिसका नाम है भैया हीट ट्रांसफर। क्या नाम है भाई साहब? हीट ट्रांसफर। दूसरा क्या? वर्क। अगर कहीं वर्क के एसोसिएशन से हीट ट्रांसफर हो रहा है तो उसको क्या बोलते हैं? थर्मोडायनेमिक्स। चलो भाई बोलो एक बार फिर से, क्या? कहीं हीट ट्रांसफर में वर्क का एसोसिएशन है तो वो क्या कहलाएगा? थर्मोडायनेमिक्स। एक रॉड लगा दिए, हायर टेम्परेचर और लोअर टेम्परेचर के बीच में क्या कोई काम हो रहा है? नहीं, केवल सिंपल हीट ट्रांसफर। क्या कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन पढ़ लिए हैं? अच्छा देखिए, अगर हम थर्मो अगर हम थर्मोडायनेमिक्स की बात करें तो थर्मोडायनेमिक्स की कहानी होती है दो चार छोटी छोटी बातें, कि भाई साहब एक सिस्टम होता है, एक बाउंड्री होती है, और एक सराउंडिंग होता है।
ठीक है, क्या क्या भाई? सिस्टम, सराउंडिंग और बाउंड्री। क्लियर है? ये जो बाउंड्री होती है ना, ये टोटल कितने तरह की होती है? 3 तरह की। कौन कौन सी? कौन कौन सी? एक तो आइसोथर्मल होती है, ठीक है, और क्या? और कैसा? एक एडियाबेटिक होती है। हाँ, एडियाबेटिक, आइसोथर्मल और एडियाबेटिक, ऐसे छोटा छोटा शब्द हम जानते हैं गदादास। वॉल्स बस 2 ही तरह की होती हैं। एक वॉल का नाम होता है कंडक्टिंग, और एक वॉल का क्या नाम होता है? नॉन कंडक्टिंग। गदादास, एडियाबेटिक वॉल नाम सुन लिए हैं थोड़ा सा? एडियाबेटिक प्रोसेस होता है, वॉल कहा जाता है। नॉन कंडक्टिंग वॉल को ही एडियाबेटिक वॉल का नाम दिया जाता है। ठीक है ना? कितनी तरह की वॉल्स हैं? 2। एक कंडक्टिंग और एक, जो कंडक्टिंग वॉल्स हैं वो सराउंडिंग से इंटरेक्ट करती हैं। जो कंडक्टिंग वॉल्स हैं वो सराउंडिंग से इंटरेक्ट करती हैं, लेकिन नॉन कंडक्टिंग वॉल सराउंडिंग से इंटरेक्ट नहीं करती है। क्या मोटा मोटा हिसाब क्लियर है? जब हम सिस्टम की बात करते हैं तो सिस्टम बेसिकली 3 तरह के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है ओपन, एक होता है क्लोज्ड, और एक होता है आइसोलेटेड। क्लियर है? कितने तरह के सिस्टम है? 3। ओपन, क्लोज्ड और आइसोलेटेड। ओपन में क्या है भैया? ओपन सिस्टम में मास और एनर्जी दोनों एक्सचेंज करते हैं, दोनों एक्सचेंज होते हैं। तो ये बताओ कैसी वॉल होगी? कैसी? अगर मान लो कोई पार्टीशन होगा, एक्सचेंज होते हैं, ये बताओ। घड़ा देखे हो? घड़ा, घड़ा कैसा बाउंड्री है? कंडक्टिंग की नॉन कंडक्टिंग? घड़ा कंडक्टिंग है ना यार भाई, हीट का एक्सचेंज हो रहा है ना। क्लोज्ड सिस्टम क्या है? जिसमें बस क्या एक्सचेंज करता है? केवल एनर्जी एक्सचेंज होती है, केवल एनर्जी एक्सचेंज होती है। क्लियर है? और जब आइसोलेटेड की बात करते हैं तो क्या हम कहते हैं? आइसोलेट का मतलब पूरी तरह से वो सराउंडिंग से अलग हो गया। तो नो एक्सचेंज ऑफ हीट और मास, एनर्जी और मास, दोनों में से किसी का एक्सचेंज नहीं होता है, सराउंडिंग सराउंडिंग होती है। इन सब को मिला के सिस्टम, सराउंडिंग और बाउंड्री, इन सब को मिला के एक सिस्टम बनता है जिसको यूनिवर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूनिवर्स। जब भी हम कोई पढ़ाई करते हैं, कोई भी ऑब्जर्वेशन करते हैं, तो उस ऑब्जर्वेशन को एक लिमिटेड दायरे तक बांधा जाता है। जिस लिमिटेड दायरे तक बांध दिया जाता है उसका नाम होता है सिस्टम। क्लियर है ना? और जो उसको बांधता है उसका क्या नाम है? बाउंड्री। क्लियर है? और जो उसको सराउंडिंग से कैसा इंटरेक्ट करेगा, मतलब अपने आसपास के लोगों से कैसा बिहेवियर प्रोसेस करेगा, तो वो जो आसपास के लोग होते हैं वो क्या कहलाते हैं? सराउंडिंग कहलाते हैं ना। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, बहुत साधारण सब्जेक्ट है। अगर हम बात करें थर्मोडायनेमिक्स में, ये कहाँ आ गया? मीन फ्री पाथ कहाँ आ गया? अच्छा, ये 2 सवाल है कि एक ही सवाल है? एक ही सवाल है, 2 बार आ गया। मीन फ्री पाथ का एक क्वेश्चन है, लगा पाओगे क्या? जरा बता दो तो फटाक से, चलते चलते। द रेशियो ऑफ मीन फ्री पाथ ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ द 2 गैसेस हैविंग मॉलिक्यूलर डायमीटर इन द रेशियो ऑफ 1:2, द गैसेस मे बी कंसिडर्ड अंडर द आइडेंटिकल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम। तुमको डायमीटर का रेशियो दे रखा है और तुमको किसका पूछा है? मीन फ्री पाथ का। तो लैम्डा क्या होता है? 1/√2 पाई d² इंटू n। क्या प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम सब कांस्टेंट है? तो लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर। तो लैम्डा 1/λ2 बराबर d² अपॉन d1²। क्या होगा भाई साहब? 4:1। नीट का सवाल है, 2015 में पूछा गया था, यही था। हाँ भैया, बेसिक्स ऑफ थर्मोडायनामिक्स की हम लोगों ने बात कर ली। अब इसके बाद हमारे पास आता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पढ़ने से पहले एक और लॉ होता है जिसको बोलते हैं जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कहता है, हाँ नेता, सुन रहे हो ना भैया? जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कहता है कि अगर तुम्हारे पास 3 सिस्टम है, क्लियर है? एक सिस्टम, दूसरा सिस्टम, तीसरा सिस्टम।
सिस्टम वन का नाम ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी। अगर ए और बी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, कैसे हैं भाई साहब? थर्मल इक्विलिब्रियम। तो बी और सी भी कैसे होंगे? बी और सी भी कैसे होंगे? थर्मल इक्विलिब्रियम। सॉरी, ए और बी थर्मल इक्विलिब्रियम है, और बी और सी भी कैसे इक्विलिब्रियम में है? थर्मल इक्विलिब्रियम में है। तो क्या ए और सी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे? अरे होंगे कि नहीं? ए एंड सी, ए एंड सी विल ऑल्सो बी इन, क्या भाई साहब? इन थर्मल इक्विलिब्रियम। सस्ता है, फील कर पा रहे हो? अगर थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है? जो टेम्परेचर ए का वही टेम्परेचर बी का। अरे है कि नहीं है? अब जो टेम्परेचर बी का है वही टेम्परेचर सी का, तो ए और सी का टेम्परेचर बराबर हुआ कि नहीं? ए का बी के बराबर है, बी का सी के बराबर है, तो क्या ए और सी बराबर हो जाएंगे? सिंपली इसको बोलते हैं जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसके बाद अगले जोन में चलते हैं। अगला जोन और बढ़िया जोन है, जिसको हम बोलते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ना पूरे थर्मोडायनेमिक्स की कहानी आपको बता देगा। ठीक, जैसे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, बस अगर उसकी फीलिंग आप अपने अंदर उतार पाए ना, तो आपका काम बन जाएगा। और बहुत सिंपल सी बात है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहा कि अगर मान लो ये एक सिस्टम है, ये क्या है? एक सिस्टम। हाँ भाई, थोड़ा एनर्जी के साथ पढ़ेंगे। ये एक सिस्टम है, इस सिस्टम को हमने कुछ क्यू हीट दिया, इस सिस्टम को कुछ क्यू हीट दिया, इस सिस्टम ने कुछ डब्ल्यू वर्क परफॉर्म किया, इस सिस्टम ने कुछ डब्ल्यू वर्क परफॉर्म किया। क्या जितना हीट दोगे वो सबका सब वर्क में चला जाए, ये जरूरी है? जा भी सकता है, जा सकता है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं जा सकता है, उसकी सिचुएशन होती है, जा सकता है। अगर हम एक साइक्लिक प्रोसेस की बात करते हैं, तो हम जितना हीट देते हैं वो सब किस में कन्वर्ट हो जाता है? इन द फॉर्म ऑफ वर्क, क्योंकि कोई इंटरनल एनर्जी में चेंज नहीं होता है। अभी आते हैं, बात करते हैं उस पर। हमने कुछ क्यू हीट दिया, क्या क्या मैक्सिमम पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्या पॉसिबल वेरिएशन हो सकते हैं कि हमने कुछ क्यू हीट दिया, इसने कुछ डब्ल्यू काम किया, और कुछ एनर्जी इसने एब्जॉर्ब कर ली। अरे क्लैरिटी है? क्लैरिटी है? हमने क्या किया? कुछ क्यू हीट दिया, इसने उसमें से कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली, और कुछ एनर्जी का काम कर दिया। किया? दुनिया में कोई भी बॉडी जिसका टेम्परेचर 0 केल्विन के ऊपर है, क्या उसके पास कोई ना कोई इंटरनल एनर्जी रहेगी? रहेगी कि नहीं रहेगी? इंटरनल एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल। गैस मॉलिक्यूल्स की जो काइनेटिक एनर्जी है, उसी को तो इंटरनल एनर्जी बोल रहे हो। केटीजी, पहले पढ़ने का यही फायदा होता है कि तुम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को रिलेट कर पाते हो। अरे क्लियर है? हमने इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ा था, F/2 nRT, पढ़ा था ना? दुनिया में अगर कोई भी बॉडी है, उसका टेम्परेचर T है, तो क्या उसकी कोई ना कोई इंटरनल एनर्जी होगी? अरे होगी कि नहीं होगी? हमने कहा कि हमने कुछ क्यू हीट दिया, तो पहले इस सिस्टम के पास कुछ इंटरनल एनर्जी रही होगी कि नहीं रही होगी? रही होगी। उस इंटरनल एनर्जी का हमने नाम दिया U1। इसने जब इस सिस्टम में कुछ हीट एब्जॉर्ब करना है, तो एब्जॉर्ब कर रहा है, मतलब टेम्परेचर बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? तो क्या इंटरनल एनर्जी में चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। तो फाइनली इस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी हो गई U2। कितनी हो गई? U2। और इसने काम कितना किया? W। क्लियर है? काम करने के लिए पैसा कौन दिया? क्यों? इस पैसे का क्या पूरा काम हुआ? नहीं। नेता लोग को समझते हो ना? केवल नेता लोग हैं। पैसा आया, हीट आई, क्लियर? उस हीट में से क्या काम किया? पहले अपने बारे में सोच लें, पहले अपनी वेल्थ बढ़ाई, अपनी इंटरनल एनर्जी बढ़ाई, उसके बाद लग रहा है कि यार कुछ तो काम हो जाना चाहिए। क्लियर है ना? तो उन्होंने क्या कर दिया? कुछ डब्ल्यू वर्क परफॉर्म कर दिया। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहता है कि अगर आपने कुछ क्यू हीट दिया है, क्लियर है, तो पहला काम क्या होगा?
इंटरनल एनर्जी में चेंज। और उसके बाद क्या कुछ वर्क होगा? अरे होगा कि नहीं होगा? होगा ना जी? यस। पक्का? कोई दिक्कत? समझ आ रहा है? यस। सिंपल सी बात है। ये हो गया मोटा मोटा एवरेज कैलकुलेशन। जब इसी को छोटी कैलकुलेशन में तोड़ते हैं तो क्यू को लिख दिया जाता है डी क्यू, डेल्टा यू को लिख दिया जाता है डी यू, और जो वर्क हुआ उसको क्या लिख दिया जाता है? डी डब्ल्यू। क्लियर? अगर आपने सिस्टम को हीट दी, अगर आपने सिस्टम को हीट दी तो सिस्टम का हीट कैसा होगा? पॉजिटिव। सिस्टम का हीट पॉजिटिव। और सिस्टम ने काम किया तो वर्क कैसा? पॉजिटिव। क्लियर है ना? इस वर्क पर देखो, सिस्टम से काम निकला है ना, तो इसको हम बोलते हैं वर्क डन बाय सिस्टम। वर्क डन बाय सिस्टम कैसा होगा वर्क भाई साहब? पॉजिटिव। हीट गिवन कैसी होगी? हीट गिवन कैसा होगा? पॉजिटिव। अरे मोटा मोटा हिसाब समझ आ रहा है? यस। अच्छा सोचो, अगर हम तुमसे कहें कि सिस्टम उल्टा है, सिस्टम क्या है? उल्टा है। हमने सिस्टम को वर्क दिया, हमने सिस्टम के ऊपर काम किया, सिस्टम ने अपनी कुछ इंटरनल एनर्जी बढ़ाई, उसके बाद इसने कुछ हीट दिया। देखो, तो ये जो वर्क है ये वर्क डन बाय द सिस्टम है कि ऑन द सिस्टम है? तो कैसा होगा? नेगेटिव। वर्क डन, वर्क डन ऑन द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम, तो वर्क कैसा होगा? पॉजिटिव कि नेगेटिव? नेगेटिव। और अगर हीट एक्सट्रैक्ट हुई, आपने हीट बाहर निकाली, हीट, हीट क्या भाई? रिलीज्ड। अगर हीट रिलीज किए हैं तो ये आपका हीट रिलीज कैसा होगा? पॉजिटिव कि नेगेटिव? नेगेटिव। इसमें कोई दिक्कत नहीं। डेल्टा यू को ज्यादा मतलब है नहीं चीजों से। डेल्टा यू की अगर आप बात करें तो यू का जो बेसिक फॉर्मूला पढ़ा था, आपने क्या पढ़ा था? F/2 nRT पढ़ा था ना? या अगर हम कह दें F/2 PV, कोई घबराने वाली बात नहीं। क्लियर है? अगर टेम्परेचर बढ़ा तो इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, तो फाइनल वाली ज्यादा होगी। अगर टेम्परेचर घटा तो इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी कि घटेगी? घटेगी। इंटरनल एनर्जी घटेगी। किस प्रोसेस से बढ़ा उससे उसको कोई लेना देना नहीं। बस दो बात से मतलब है कि इनिशियल टेम्परेचर क्या है और फाइनल टेम्परेचर क्या है। तो जब हम डेल्टा यू की बात करते हैं तो लिखा जाता है F/2 nR T2 - T1। अरे क्लियर है? क्या डिग्री ऑफ फ्रीडम, अगर मॉलिक्यूल चेंज नहीं होगा तो डिग्री ऑफ फ्रीडम चेंज होने वाला नहीं है। एन में नंबर ऑफ मोल्स फिक्स्ड है, आर क्या है? गैस कांस्टेंट। इधर क्या है? T2 - T1। टेम्परेचर कैसे बढ़ा या कैसे घटा इससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। मेरा आज टेम्परेचर क्या है, मेरा कल टेम्परेचर क्या है, बस इसी बात पर निर्धारित करेगा कि मेरी इंटरनल एनर्जी में कितना चेंज हुआ है। इसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि पैसा कहां से आ रहा है या कहां जा रहा है। बस इस बात से मतलब है कि अकाउंट में कितने पैसे हैं। हैं। आज कितने हैं और कल कितने? दैट्स इट। अरे आसान है, बात समझ पा रहे हैं? कोई कठिनाई नहीं है। अब इसमें हमको दो जगह, पूरे पोर्शन में दो जगह बहुत ध्यान से पढ़ाई करनी है। पहला हिस्सा है वर्क। क्या है भाई साहब? वर्क। अलग अलग कंडीशन में जो काम होता है वो अलग अलग होता है। अरे क्लियर है ना? अच्छा आओ, तो अगला हिस्सा आपके पास आता है क्या? थर्मोडायनेमिक वर्क एंड चेंज इन इंटरनल एनर्जी। चेंज इन इंटरनल एनर्जी की पहले बात कर लें क्योंकि सिंपल सी बात है। क्या भाई साहब? चेंज इन इंटरनल एनर्जी को बस किस बात से मतलब है? चेंज इन इंटरनल एनर्जी को बस किस बात से मतलब है? केवल भाई साहब, केवल डेल्टा टी चेंज से। चेंज इन इंटरनल एनर्जी को बस किस बात से मतलब है? डेल्टा टी चेंज से। अरे है कि नहीं है? मतलब अगर हम डेल्टा यू की बात करें तो ये फिक्स है, ये हमेशा क्या रहेगा? F/2 nR T2 - T1।
अरे क्लैरिटी है, अरे क्लियर है ना? अच्छा, डेल्टा यू को मैं चाहूं तो ऐसे भी लिख सकता हूं, F/2 P1V1 माइनस P2V2 माइनस P2V2 माइनस P1V1। अरे क्लियर है? NRT2 को क्या लिख सकते हो? P2V2। और NRT1 को क्या लिख सकते हो? P1V1। हमको ये बात पता है कि अगर हमारा फाइनल टेम्परेचर ज्यादा होगा किससे? इनिशियल से, मतलब बॉडी ने हीट एब्जॉर्ब की है, उसके टेम्परेचर में चेंज हुआ है, टेम्परेचर बढ़ा है, तो मेरा डेल्टा यू कैसा होगा? पॉजिटिव। और अगर मेरा T2 छोटा है किससे? T1 से, तो मेरा डेल्टा यू कैसा होगा? नेगेटिव। अरे क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं सर? अच्छा, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, आसान बात है, इस भाषा में कोई प्रॉब्लम नहीं। सारा ध्यान आपको देना है कहां पर? थर्मोडायनेमिक वर्क पे। देखिए, मान लीजिए, समझिएगा, हम कह रहे हैं थर्मोडायनेमिक वर्क। अगर हम कहें कि हम एक पिस्टन ले लें, पिस्टन सिलेंडर का सिस्टम समझते हैं ना? यस। इसके अंदर एक हीटर लगा दें। क्या लगा दें? हीटर। और यहां पे गैस भरी हुई है। सोचिएगा, अगर आप सिस्टम को इस हीटर से हीट दे रहे हैं, क्यों हीट सप्लाई कर रहे हैं, तो ये गैस ऐसी ही रहेगी या एक्सपेंड करेगी? एक्सपेंड करेगी कि नहीं करेगी? करेगी ना? तो क्या ये पिस्टन दूर जाएगा कि नहीं जाएगा? तो क्या गैस कुछ काम परफॉर्म करेगी कि नहीं? करेगी ना? हम कह रहे हैं इस गैस ने इसके ऊपर कुछ फोर्स लगाया होगा कि नहीं? अरे लगाया होगा ना? पक्का ना? समझ आ रहा है ना? इस फोर्स की वजह से क्या मैं ये कहूं कि ये कुछ डिस्प्लेस हो गया, dx, कुछ डिस्प्लेस हो गया dx। तो वर्क की बात करोगे तो वर्क क्या होगा? W बराबर क्या लिखोगे? F.dx। और फोर्स को क्या प्रेशर इंटू एरिया लिख सकते हो? प्रेशर इंटू एरिया। और यहां पे क्या है? dx। अगर a dx को अगर तुम ध्यान से देखो तो ये क्या है? चेंज इन वॉल्यूम। क्या इतने ही हिस्से का वॉल्यूम है? पहले पिस्टन यहां तक, क्या यहां चला गया? वॉल्यूम में कितने का इंक्रीमेंट हुआ? डीवी का। कितने का? डीवी का। तो ये जो वर्क हुआ थर्मोडायनामिक वर्क, वो क्या कहलाया? पीडीवी। क्या कहलाया? पीडीवी। अब P और V का कैसा रिलेशन स्टेब्लिश होगा, इस बात पर निर्धारित करेगा कि वर्क क्या होगा। सोचिए, अगर हम कहें ऐसा कोई प्रोसेस है जिसमें प्रेशर कांस्टेंट है, ऐसा कोई प्रोसेस है जिसमें प्रेशर क्या है? कांस्टेंट। तो P तो कांस्टेंट हो गया, और डीवी इंटीग्रेट होगा तो क्या V2 माइनस V1 देगा? क्योंकि डीवी का V से कोई लेना देना नहीं। नहीं आया? समझ पा रहे हैं? तो आप क्या लिखेंगे? P V2 माइनस V1। P V2 माइनस V1। सोचिए, हमने कहा ऐसा प्रोसेस है जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो वर्क डन कितना होगा? 0। डीवी को इंटीग्रेट करेंगे तो V2 माइनस V1 बनेगा ना? अरे बनेगा ना जी? तो क्या होगा भैया? वॉल्यूम में तो कोई चेंज हुआ ही नहीं। अगर हम एक ऐसा कंटेनर ले लें जिसमें हम क्या करें, जिसमें हम कुछ गैस डाल दें और फिक्स कर दें कंटेनर के साइज को, वो बदल नहीं सकता, उसके बाद हीट देते जा रहे हो, कोई काम होगा? नहीं। वो सारी हीट कहां जाएगी? टू इंक्रीज द टेम्परेचर, मतलब इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस विल इंक्रीज। इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस विल इंक्रीज, लेकिन कोई काम परफॉर्म होने वाला नहीं। ऐसे ही अगर मैं कहूं कांस्टेंट टेम्परेचर है, क्या है भाई साहब? कांस्टेंट टेम्परेचर। क्या पीवी इक्वल्स टू एनआरटी होता है? होता है कि नहीं होता है? होता है। तो क्या पी और वी में रिलेशन स्टेब्लिश करना पड़ेगा, फिर आप निकालेंगे तो कुछ वर्क निकल कर आएगा। ऐसे एडियाबेटिक होता है, ऐसे अलग अलग होते हैं, सारे वर्क होते हैं। लेकिन अभी हमको ये याद रखना है कि वर्क डन किसके बराबर है? पी डी वी के। किसके बराबर है? पी डी वी के। अगर हम आपसे कहें कि आपके पास एक ग्राफ है प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का, किसका ग्राफ है? प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से क्या अपने को वर्क मिल रहा है? अरे मिल रहा है ना? मान लीजिए हमने कहा कि ऐसा कोई आपके पास ग्राफ है, बताइए कितना वर्क हुआ।
सवाल पूछेगा कि बताइए कितना वर्क हुआ, क्या कहेंगे? क्या कहेंगे भाई? जब मल्टीप्लाई करने से कुछ मिले तो उसके लिए हम क्या देखते हैं? एरिया। क्या देखते हैं भाई साहब? एरिया। तो अगर आपको समझाया जाए कि एरिया अंडर द पीवी कर्व, एरिया अंडर द पीवी कर्व इज इक्वल टू थर्मोडायनेमिक वर्क, अरे क्लियर है क्या? तो क्या हम यहां से वर्क बराबर लिख सकते हैं एरिया अंडर पीवी कर्व? अच्छा एक बात और बताइए, जब एक्सपेंशन हो रहा है, जब एक्सपेंशन हो रहा है ना, काम कौन किया? सिस्टम ने काम किया कि सिस्टम के ऊपर काम हुआ? सिस्टम ने काम किया। तो एक्सपेंशन में वर्क कैसा होगा? पॉजिटिव। कंप्रेशन में वर्क कैसा होगा? क्या याद रहेगा? एक्सपेंशन में वर्क पॉजिटिव, कंप्रेशन में वर्क नेगेटिव। क्लैरिटी है? याद रहेगा? याद रहेगा? यस सर। हम यहां से एक और ज्ञान निकाले, क्या? ड्यूरिंग ड्यूरिंग एक्सपेंशन, ड्यूरिंग एक्सपेंशन वर्क कैसा होगा? पॉजिटिव। ड्यूरिंग कंप्रेशन वर्क कैसा होगा? नेगेटिव। चलिए अब एक काम करिए, नोट कर लीजिए इसको। हाँ रुक जाए, थोड़ा पार्टीशन सही से बना दो, वरना कहीं का कहीं लिख दे रहे हैं। चलिए भाई, ये सब तो करा हुआ है। हाँ, थर्मोडायनामिक्स। चलो भाई बताओ। मंडे से या ट्यूसडे से, मोस्ट प्रोबेबली मंडे से कोशिश करेंगे, अदरवाइज ट्यूसडे से स्टार्ट करेंगे एसएचएम एंड वेव्स। अरे हो गया भाई? ये बॉटल कैसा सिस्टम है, ओपन की क्लोज्ड? ढक्कन खोल दे तो ओपन। और जो वाली बॉटल होती है अपनी, ये वाली बॉटल, मिल्टन वाली, आइसोलेट। हो गया? इतना टाइम मत लो यार, थोड़ा जल्दी जल्दी करो भाई। हाँ भाई, क्या दिखाई नहीं पड़ता? बस केवल आवाज आती है? अच्छा, ये गजब फीचर है यार, खाली आवाज आ रही है।
नेक्स्ट स्लाइड। हो गया? जल्दी लिख, जल्दी लिख। क्या है इसमें यार? खट से डिब्बा बना, छोटी छोटी बातें लिखनी है। हो गया? इसके बाद किसकी क्लास? सुधांशु सर की। हीट गिवन पॉजिटिव। हाँ, कौन सा वाला? इसमें दो पॉसिबिलिटीज है यार, मैं बताता हूँ, अभी बता दूंगा, क्लास के बाद याद दिला देना। ठीक। हाँ। क्या? हाँ, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ही है, यही है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भाई। पीछे तो जीरोथ लॉ था बे, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स था, ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। हो गया जी? हो गया? नोट? नोटेड? नोटेड? मन भरे अरे इतने टाइम से आया करो दादा, मान रहे ठंडा हो रहा है, तुमसे नहीं कह रहे। और कैसा चल रहा है तैयारी जी? कॉन्फिडेंस आ रहा है? हाँ हीरो, कैसा चल रहा है? ठीक है? तेरा भी हो जाएगा इस बार? हाँ? है नेता, क्या लग रहा है? हो जाएगा ना? लगे रहो, रगड़े रहो। विष्णु, तुम मिले नहीं हो यार बहुत दिन से मुझसे, क्या हाल चाल है? कुछ मन मुटाव? कोई दिक्कत उक्कत तो नहीं है? थोड़ा मिल लिया करो यार, अच्छा लगता है मुझे। देखें क्या स्थिति परिस्थिति चल रही है। कब आओ?
खाली फिजिक्स में पढ़ेगा कि और कुछ चल रहा है? हाँ। दो जन से मैं बहुत परेशान हूँ, एक नेता से और एक तो ऐसे है नीचे बैच वन में काशी। काशी फिजिक्स में ले आते हैं 175 नंबर, और बायो में ले आते हैं 200 नंबर। सीधा खट से जाता है एकदम नंबर। गधा दास। ऐसे एक बच्ची है उसमें, अचीवर्स में आती है, वो पाती है फिजिक्स और केमिस्ट्री में नंबर 165, 170, 175, 180। मतलब शायद ही कभी उसका 165 के नीचे मैंने देखा। लेकिन वो रच देती है, या तो जूलॉजी में या तो बॉटनी में, किसी में रचेगी। कभी कहेगी जूलॉजी अच्छा हो गया, कभी कहती बॉटनी अच्छा हो गया। तो ऐसे थोड़ा सा। हाँ, क्या चीज? जेई क्यों नहीं कर रहे? अब बायो ले ली यार 12वीं क्लास में, तो कहाँ से जेई कर लेंगे? अरे हो गया। चलो। बहुत दिमाग लगाए हैं तब जाके हम थर्मोडायनेमिक्स को थोड़ा कंसाइज कर पाए। अभी धीरे 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 कंसाइज करके सब एक साथ एक कहानी में जोड़ देंगे। तो बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना पड़ेगा, सवाल सारे बन जाएंगे। इसी वजह से हम सोचे पहले वर्क पढ़ा दे, थोड़ा सा वर्क का ज्ञान रहेगा, सब समझ ले जाओगे, सब आसान हो जाएगा। क्योंकि 1.5 घंटे का टाइम मिलता है, वो भी पूरा नहीं हो पाता है। और उसी 1.5 घंटे में पढ़ाना भी है, लिखवाना भी है, सवाल भी लगवाने हैं। चैलेंज थोड़ा भारी है। चले भैया आगे बढ़ जाए हो, जल्दी लिखो यार। इतना धीरे करोगे तो कैसे बात बनेगा? ये याद रहेगा, एरिया अंडर द कर्व थर्मोडायनेमिक वर्क कहलाएगा। कहलाएगा ना? तुमको ग्राफ देख के वर्क निकालना हो, प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम दे दिया जाए, वर्क निकालना हो, क्या निकाल पाओगे? निकाल पाओगे ना? चलो आओ चेक करते हैं तुम्हारा पावर। आइडियल गैस इक्वेशन याद रहेगी, पीवी इक्वल्स टू एन आर टी। कई बार प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम दिया रहेगा, और उसमें प्रेशर और वॉल्यूम की जगह टेम्परेचर दिया रहेगा। क्या दिया रहेगा? टेम्परेचर। तब तुमको रिलेट करने आना चाहिए, पीवी इक्वल्स टू एन आर टी। क्या हो, क्या है इतना एक एक पन्ना पलट रहे हो? चले भाई, चले भाई, चले भाई, जल्दी कर, जल्दी कर, फट से लिख। मन भरे अब। ए भाई ये जल्दी करो हो, थोड़ा तेज पेन चलाओ यार। ऐसे मत करो यार तुम लोग भाई। चले भाई आगे बढ़ा जाओ। चले भाई यार, 8:54 हो गया यार, आधा घंटा और बचा है यार। हुआ? हो गया? चल, ये देखो सबसे पहला सवाल, सबसे पहला सवाल। चलो पहले दिमाग लगाएंगे अपन, पहले दिमाग लगाएंगे अपन। ये बताओ, एल से लेकर एम तक, एल से चलेंगे और एल पे खत्म करेंगे, ठीक है ना? एल से लेकर एम तक एक्सपेंशन हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है, या कुछ नहीं? वॉल्यूम में कोई चेंज? क्या यहां कोई काम हुआ होगा? वर्क डन बराबर पीडीवी याद रहेगा। वर्क डन बराबर क्या याद रहेगा? पीडीवी। और दूसरा क्या याद रहेगा? एरिया अंडर द कर्व। तो ये बताने था
क्या ये इस कर्व पे कोई एरिया कवर कर रहा है? नहीं, कोई एरिया कवर नहीं कर रहा। इसका वर्क कितना होगा? 0। एम से लेकर एन तक एक्सपेंशन हुआ है कि कंप्रेशन? क्या हुआ है? एक्सपेंशन में वर्क, एक्सपेंशन में वर्क पॉजिटिव। इसमें कोई काम होगा? यहां पे वर्क कितना है? 0। यहां पे भी वर्क कितना है? 0। रहे ना? यहां क्या हुआ है? कंप्रेशन हुआ है ना? तो यहां पे वर्क कैसा होगा? नेगेटिव। सोच, इस वाली लाइन के नीचे ज्यादा एरिया आ रहा है या नीचे वाली? ऊपर वाली ना। तो एक्सपेंशन में जो वर्क हुआ W1 और कंप्रेशन में जो वर्क हुआ W2, तो कौन बड़ा है, W1 की W2? कौन बड़ा है? एक एक चीज रिलेट करके पढ़ेंगे। यहां हमको दिख रहा है कि W1 बड़ा है किससे? W2 से। साइकिल देख कैसी है, क्लॉकवाइज कि एंटी क्लॉकवाइज? साइकिल कैसी है? साइकिल कैसी है? इसी वजह से कहा जाता है कि जब भी क्लॉकवाइज साइकिल होगी तो वर्क कैसा होगा? पॉजिटिव। अरे पढ़े हो? अरे ठीक है ना? सोचो, हम कैसे भी साइकिल बना दें प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम में, अगर मेरी साइकिल ये है तो मेरा वर्क कैसा होगा? देखो, एक्सपेंशन के अंदर ज्यादा एरिया आ रहा है, कंप्रेशन के अंदर कम। एक्सपेंशन के अंदर ज्यादा और कंप्रेशन के अंदर कम। तो जब क्लॉकवाइज साइकिल होगी प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम पे, कैसी साइकिल है? क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज साइकिल में जो वर्क होगा वो कैसा होगा? पॉजिटिव। कैसा होगा? पॉजिटिव। और अगर एंटी क्लॉकवाइज साइकिल है, सोचो मान लो हम ऐसे साइकिल बना दिए, हम ऐसे कोई साइकिल बना दिए, इसको ऐसे दो प्रोसेस में तोड़ दिए, यहां से ऐसे गए, यहां ऐसे गए। खुद सोचो, यहां से यहां आए हो, यहां पे वॉल्यूम V2 था, यहां पे वॉल्यूम V1 था, ये A है, ये B है। तो जब तुम B टू A गए हो तो वॉल्यूम बढ़ा है कि घटा है? घटा है ना? तो वर्क डन बाय द सिस्टम की वर्क डन ऑन द सिस्टम? वर्क डन। तो इसका वर्क पॉजिटिव की नेगेटिव? पॉजिटिव की नेगेटिव। और इसका वर्क, किसके नीचे ज्यादा एरिया है? नेगेटिव वाले के ना। अरे क्लियर है ना? तो इसी से ज्ञान निकाला जाता है कि अगर साइकिल कैसी हो, एंटी क्लॉक वाइज, तो वर्क कैसा होगा? वर्क कैसा होगा? नेगेटिव। अच्छा, अगर हम कहें, सुनना ध्यान से, हम कहें कि इस वाली साइकिल को देखो, हम कह रहे हैं कि ये साइकिल कुछ ऐसे एरिया कवर कर रही। अरे कर रही है ना भाई साहब? सीधी लाइन है, टेढ़ी नहीं है। ठीक, ये एरिया इस साइकिल ने कुछ कवर किया। ये एरिया क्या ए से लेके बी तक का वर्क देगा? और देगा कि नहीं देगा? देगा। अगर हम कह रहे हैं ये वर्क हमारा कैसा है? WAB। कैसा भाई साहब? WAB। पॉजिटिव है कि नेगेटिव? सब बोल के पढ़ेंगे, कैसा है? पॉजिटिव। और जब नेता हम यहां से यहां आए हैं तो क्या हमने कंप्रेशन देखा है? तो WBA हुआ है। तो WBA का एरिया क्या ये वाला होगा? अरे होगा कि नहीं होगा? तो WBA पॉजिटिव है कि नेगेटिव? पॉजिटिव कि नेगेटिव? तो जब मैं इस ग्राफ में नेट वर्क डन लिखने की कोशिश करूंगा तो मैं लिखूंगा WAB माइनस WBA। मतलब इसके पूरे एरिया में से इसका एरिया घटा दिया जाए। अरे क्लियर है कि नहीं? समझ पा रहे हो जी? तो तुम्हारे पास ये जो एरिया आएगा, क्या ये वर्क देगा? किसी भी क्लोज्ड साइकिल के अंदर हमको नेट वर्क डन लिखना है तो नेट वर्क डन क्या हम लिख सकते हैं? एरिया इनसाइड द क्लोज्ड साइकिल। समझ पा रहे हो या बस ऐसे हवाबाजी चल रही है? ऊपर वाले का एरिया ज्यादा है, नीचे वाले का एरिया कम है। हम टोटल वर्क देख रहे हैं, तो ऊपर एक्सपेंशन हुआ है तो वर्क पॉजिटिव है, नीचे कंप्रेशन हुआ है तो वर्क नेगेटिव है। अरे है कि नहीं है? तो अपन क्या करेंगे? पॉजिटिव वर्क में से नेगेटिव वर्क को माइनस कर देंगे भाई, मतलब दोनों को जोड़ देंगे। तो एक पॉजिटिव वर्क है, दूसरा नेगेटिव वर्क है, क्या ये नेट वर्क डन मिल जाएगा? ऊपर वाले के एरिया में से अंदर वाला एरिया ही तो माइनस किए हो, क्योंकि एरिया क्या देता है? वर्क। क्या देता है? तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? एरिया अंडर द क्लोज्ड लूप। क्लोज्ड लूप बस कौन से डायग्राम में? याद रखना कौन सा ग्राफ है ये?
इन पीवी ग्राफ, एरिया अंडर द क्लोज लूप इन पीवी ग्राफ। तो क्या इस क्लोज लूप का एरिया लिख सकते हो? बोलो, लिख सकते हो जी? क्या लिखोगे? क्या लिखोगे? सोचो, ये बताओ। लेंथ इंटू ब्रेड जानते हो ना? लेंथ कितना है? लेंथ कितना है? लेंथ वी ना, और ब्रेड कितना है? पी। तो एरिया कितना हो गया? एरिया कितना हो गया? इस हिस्से का एरिया कितना? पी इंटू वी। समझ पाएगी नहीं? क्या जो एरिया है वही वर्क है? जो एरिया है वही वर्क है। कोई खास बात? कोई खास बात नहीं? कुछ बहुत टफ लगा? कुछ बहुत टफ लगा? नहीं। आओ अब इधर ध्यान दो। ये सवाल है, ये सवाल है, क्या है ये? सर्कल? सोचो, सर्कल, सर्कल। ये एरिया तुमको निकालना है। ये कितना है? V2 माइनस V1। ये कितना है? P2 माइनस P1। अब तुम दिमाग लगाना, सोच समझ के। फिजिक्स है, मैथमेटिक्स नहीं है। जो दिखता है वही होता नहीं है। सोचो, क्या ये जरूरी है कि V2 माइनस V1 और P2 माइनस P1 बराबर होंगे? क्या ये जरूरी है? नहीं। सोच लो, खुद दिमाग लगा के सोचो। क्या ये जरूरी है कि V2 माइनस V1 और P2 माइनस P1 बराबर होंगे? नहीं। V2 माइनस V1 इस वाली डायमेंशन को दिखा रहा है क्या? और P2 माइनस P1 क्या इस वाली डायमेंशन को दिखा रहा है? सुनो तो, ये क्या है? प्रेशर। और ये क्या है? वॉल्यूम। तो तुम कॉमन सेंस लगाओ, क्या प्रेशर और वॉल्यूम दोनों को बराबर कर सकते हो? नहीं। ये तुमको दिख रहा है सर्कल, लेकिन ये सर्कल नहीं है। इट इज लाइक एलिप्स, जिसके एक्स एक्सिस की कैरेक्टरिस्टिक अलग है और वाई एक्सिस के कैरेक्टरिस्टिक अलग है। एरिया ऑफ एलिप्स क्या होता है? एरिया ऑफ एलिप्स क्या होता है? ए भैया, क्या ये डिस्टेंस ए होता है और ये डिस्टेंस बी होता है? बड़ा कंफ्यूजन होता है इस सवाल में बच्चों। क्लियर है? ये वाली कैरेक्टरिस्टिक पे प्रेशर है और इस वाली कैरेक्टरिस्टिक पे वॉल्यूम है। अरे समझे कि नहीं? पल्ले पड़ा जी? देख लो, हम कहें, सोचो, कुछ को लगेगा, एक और ख्याल आता है कुछ को, सर इसका मतलब तो यही होना चाहिए ना कि यहां पर वॉल्यूम V है तो यहां पर वॉल्यूम T है, V2V है। सर यहां पे प्रेशर P है तो यहां पे प्रेशर 2P है। जरूरी है? ये जरूरी नहीं है। इस एक्सिस का इस एक्सिस से लेना देना नहीं है। मेंसुरेशन थोड़ी चल रहा है यार कि एरिया ऑफ स्क्वायर फिक्स है 4/3 पाई आर, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। यहां ध्यान देना है कि ये वेरिएबल अलग है और ये वेरिएबल अलग है। तो अगर दोनों वेरिएबल अलग हो गए तो एक ए बनाएगा और एक क्या बनाएगा? बी बनाएगा ना। तो ये शेप कैसा होगा? इलिप्स। तो एरिया अंडर इलिप्स होता है अपने पास पाई इंटू ए इंटू बी। अब सोचो, अगर तुम ए लिखोगे तो क्या लिखोगे? V2 माइनस V1 की V2 माइनस V1/2? क्या लिखोगे भैया? V2 माइनस V1/2। और बी लिखोगे तो P2 माइनस P1/2। तो क्या हो जाएगा? पाई/4 V2 माइनस V1 इंटू P2 माइनस P। क्या ये एरिया आ जाएगा? और क्या ये यही वर्क हो जाएगा? क्या इसको ढंग से मार्क कर लोगे भाई साहब? पक्का ना जी? यस। चलो मान लो, जस्ट फॉर प्रैक्टिस, जस्ट फॉर प्रैक्टिस, पेन चलाने के लिए, अगर हम तुमसे कहें कि तुम्हारे पास ये एक गोला है, देखना, यहां पर वॉल्यूम है 3V0, यहां पर वॉल्यूम है 4V0, यहां पर प्रेशर है P0, यहां पे प्रेशर है 2P0। ये प्रेशर है और ये क्या है? वॉल्यूम। वर्क बताओ, वर्क बताओ। हाँ भाई, वर्क बताओ। हाँ अब, हाँ हाँ हाँ, बोलो। वर्क वर्क वर्क, साइकिल देख लेना, साइकिल देख लेना। क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज। तो एक्सपेंशन में ज्यादा वर्क है और कंप्रेशन में कम। तो वर्क पॉजिटिव की नेगेटिव? पॉजिटिव की नेगेटिव? अकेले अकेले खा लो तुम लोग भाई, ठीक है यार।
हमको भी भूख लगता है सर, आप भी खा लो आके, नहीं? ये बताओ भाई, ये बताओ, तुम लोग बस जो भी हो, तुम लोग छठ का प्रसाद नहीं खिलाए भाई। वो क्या बोलते हैं, वो ठेकुआ ना लाए हो? दो ना यार फिर। क्या यार, खिलाओ यार। हाँ, हम आते ही नहीं है, लेना है घर पे। वाह यार। मत। हाँ बोलो भैया। इसका बताओ वर्क क्या लिखेगा, पहले पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव? अरे पॉजिटिव की नेगेटिव? क्या पाई ए बी लिख ले भाई? ए कितना होगा? 4 में से 3 गया, 1, तो V0/2। और दूसरा कितना? P0/2, तो कितना हो गया? -π/4 P0 V0। अरे क्लियर है क्या? ये बताओ। ये बताओ, कैसा शेप है? ट्रायंगल। बनाओ। क्या जी? हाँ जी। पीछे वाला कुछ नहीं यार। इसको मानो ए और इसको मानो बी। बी देखोगे तो क्या मिलेगा? P0/2, पूरा P0 है ना, तो बी कितना होगा? P0/2, पूरा कितना है? 4V0 - 3V0 कितना है? V0। तो ए कितना होगा? V0/2। सॉरी, और एरिया होगा पाई ए बी। ये बनाओ। क्या? मजा आ रहा है ना? आसान लग रहा है ना? अरे भाई, एरिया क्या खुश करने वाला सवाल है? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। बेस कितना है जी? कितना है? 3V0। हाइट कितना है? 4P0। 2 दूना 4, 3 दूना 6, तो 6P0 V0। पॉजिटिव की नेगेटिव? पॉजिटिव की नेगेटिव? एक्सपेंशन में वर्क ज्यादा है और कंप्रेशन में वर्क कम, तो 6P0 V0। ये बताओ। नीट 2013। निकाल पाओगे? निकाल पाओगे? छोड़ दे रहे हैं भाई, आराम से घर पे जोड़ घटाना करना। क्या ये भी कर पाओगे? आ जाओ। 2 सवाल है, ये पहला सवाल, ये दूसरा सवाल। पढ़ो पहले सवाल बढ़िया से। अब यहां से ग्राफ और थर्मोडायनेमिक्स, लॉ, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स दोनों एक साथ है। पढ़ो, बढ़िया सवाल है। पहले कहां से कहां गए? ए सी बी में कितना हीट दिए? एब्जॉर्व किया ना, सिस्टम ने एब्जॉर्व किया ना, तो हीट पॉजिटिव की नेगेटिव? पॉजिटिव ना। सिस्टम जब हीट रिलीज करेगा तो नेगेटिव, एब्जॉर्व करेगा तो पॉजिटिव। अरे आसान है ना जी। तुमसे कह रहा है इट इज फाउंड दैट द क्वांटिटी ऑफ 200 जूल इज एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम, और कितने का काम हुआ? 80 का। कितने का काम हुआ? ए से लेकर बी जाने में कौन से प्रोसेस से, कौन से रास्ते से? ए सी बी से। ए सी बी से कितना हीट दिए हो? कितना? 200। काम कितने का हुआ? काम कितने का हुआ? 80 का। अबे ये बताओ, बचा हुआ गया कहां? चेंज इन इंटरनल एनर्जी। कितना इंटरनल एनर्जी में चेंज हुआ? डेल्टा यू कितना आया? 120 जूल। क्या डेल्टा यू को रास्ते से मतलब है? उसको बस किससे मतलब है? इनिशियल क्या है और फाइनल क्या है। मतलब अब अगर मैं रास्ता बदल भी दूं, चाहे मैं ए से बी जाऊं, चाहे मैं ए डी बी जाऊं, क्या हर बार मेरी इंटरचेंज इन इंटरनल एनर्जी उतनी ही रहेगी?
रास्ते से कोई मतलब नहीं। अगर इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट हर प्रोसेस में सेम है तो हर प्रोसेस में चेंज इन इंटरनल एनर्जी उतना ही रहेगा। चेंज इन इंटरनल एनर्जी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब पढ़ो दूसरा सवाल क्या कह रहा है, इसका दूसरा पार्ट क्या कह रहा है। पहले से हो गया, दूसरा कह रहा है अलोंग द पाथ ए डी बी, कैसे गए, ए डी बी कितना हीट दिए, क्यू बराबर कितना 144। तो कह रहा था वर्क डन अलोंग द पाथ, इस पाथ के अलोंग कितना काम हुआ, तो डेल्टा क्यू इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू लिख सकते हैं। याद रखिएगा डेल्टा डब्ल्यू कभी नहीं लिखा जाता है, डेल्टा क्यू भी नहीं लिखा जाता है, क्यू बराबर लिखा जाता है क्या, डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। या आप ऐसे लिख लो स्टैंडर्ड, जो कभी गलत नहीं होगा, जिसमें कभी सोचना नहीं है। बोलो बाबू, सोचो सोचो, हम कौन से प्रोसेस की बात कर रहे हैं, ए डी बी। ए डी बी में कितना हीट दिए हो 144, और गए कहां हो बी पर ही, और पहले भी कहां गए थे बी पर ही, तो जो इंटरनल एनर्जी पहले रहेगी वही बाद में कितनी 120, तो वर्क कितना आ जाएगा भाई, ए डी बी में वर्क कितना आएगा भाई 24 जूल। अरे कठिन है क्या, कठिन है जी, नहीं ठीक है। ये देखो क्या कह रहा, in the above question if the work done on the system along the curved path BA is 52 joule, heat absorbed is, कितना हीट एब्जॉर्ब हुआ, सोचो कहां से कहां पूछ रहा है, बी से लेकर ए तक, बी से लेकर ए तक क्या दिया है, वर्क डन ऑन द सिस्टम अलोंग द कर्व, प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम में तुम अगर खुद सोचो बी से ए आओगे तो कंप्रेशन हो रहा है कि एक्सपेंशन, कंप्रेशन ना, तो वर्क कैसा होगा नेगेटिव, कैसा होगा, तो तुमने कितना वर्क परफॉर्म किया है -52 जूल। क्लियर है, इंटरनल एनर्जी बढ़ी है कि घटी है, अरे ए से बी गए हो तो 120 है, तो बी से फिर आए हो तो कितना होगा 120 की -120, -120 ना यार, नहीं आया, पल्ले पड़ा, सोच लो। ये बताओ जब तुम ए सी बी में गए हो तो तुम्हारा इंटरनल एनर्जी कितना आया है 120। इंटरनल एनर्जी को बस किस बात से मतलब है, इनिशियल और फाइनल। इंटरनल एनर्जी पॉजिटिव आने का मतलब किसका टेम्परेचर ज्यादा होगा तुम्हारे हिसाब से, ए का कि बी का, बी का ज्यादा है और ए का, कंप्रेस कर रहे हो तो हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर कंप्रेस कर रहे हो ना, कर रहे हो ना, इसी प्रिंसिपल पे तुम्हारा ये एसी काम करता है, समझ रहे हो। क्या होता है इसमें ऐसे ग्रिल्स लगी होती हैं, कॉपर की ग्रिल्स लगी होती हैं, जिसको इवेपोरेटर बोलते हैं, क्या बोलते हैं इवेपोरेटर, उसमें खूब ठंडी गैस बह रही होती है। क्लियर है, अब वो ठंडी गैस अगर बह रही है तो वो अपने पास वाले गैस को ठंडा करेगी कि नहीं करेगी, करेगी, करेगी ना, तो वो गैस ठंडी होगी कि गर्म, वो गैस, अरे भाई उस गैस ने तो हीट एब्जॉर्ब किया ना, तो उस गैस का टेम्परेचर बढ़ेगा, फिर वो गैस कहां जाती है कंप्रेसर में, कहां जाती है, कंप्रेसर क्या करेगा गैस को कंप्रेस करेगा, जब गैस को कंप्रेस करेगा तो टेम्परेचर गिरेगा, अरे समझे ना, फिर से गैस क्या होगी ठंडी, और फिर इवेपोरेटर में आएगी, फिर यहां एक्सपोज होगी, फिर यहां से हीट लेगी, और फिर यहां से हीट लेके अपने आप को गर्म करेगी, और बार बार कंप्रेसर में गैस ठंडी होती रहती है, और हमारे घर का टेम्परेचर, हमारे रूम का टेम्परेचर कम रहता है। बाहर एग्जॉस्ट लगा है ना, तो जब वो गैस ठंडी की जाती है कंप्रेसर के अंदर, तो जो वो हीट रिलीज करती है वो उसी एग्जॉस्ट के थ्रू कहां भेजा जाता है बाहर। अरे क्लियर है ना, सोचो अब हम बी से ए आए फॉर बी टू ए, बी टू ए गए हो तो तुम्हारा डेल्टा यू क्या लिखोगे +120 की -120, -120 जूल लिखोगे ना, और Q इक्वल्स टू क्या है, या डी क्यू इक्वल्स टू क्या है डी यू प्लस डी डब्ल्यू, डी यू कितना -120, डी डब्ल्यू कितना +52 की -52, -52 कितना हो गया 50 20 70, -172 जूल का हीट ये सिस्टम को दिया या सिस्टम ने रिलीज किया,
सिस्टम ने रिलीज किया तभी तो नेगेटिव है ना, और जब सिस्टम हीट देगी तभी तो टेम्परेचर गिरेगा ना। ये है इस सवाल की अच्छी सी एनालिसिस, समझदारी के साथ लगाना सवाल। और ये सवाल समझ आ गया तो ग्राफ का शायद ही कोई ऐसा सवाल होगा जो आपको रिलेटेबल नहीं लगेगा। एक ही क्वेश्चन था जिसमें ग्राफ और थर्मोडायनामिक्स आ रहा है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, सब सवाल इसी पर बनेंगे। सोचो, पढ़ो, देखो क्या कह रहा है, सुनो। As shown in figure, the amount of heat absorbed along the path ABC. ABC में हीट दिए हो, कितना हीट दिए हो जी, कितना हीट दिए हो, 90 जूल, एंड द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द सिस्टम इज 30 जूल। ABC की बात कर रहे हैं ना, इसने कितना काम किया, मिला कितना था 90, काम कितना किया 30, बचा कितना 60, खा गया, करप्ट। अरे क्लियर है ना, खा के क्या किया, इंटरनल एनर्जी बढ़ाया। अरे दादा हो, ए मालिक हो, तो ए से सी में जब गए हो बाबू, तो इंटरनल एनर्जी में चेंज कितना हुआ है, लिख लेना अब तो डायरेक्टली, कि फिर से लिखें नहीं सर, सर डी क्यू बराबर डी यू प्लस डी डब्ल्यू। कौन से पाथ की बात कर रहे हैं, ए बी सी, हीट दिए कितना हो 90, डी यू का ज्ञान अपने को नहीं है, कितना वर्क हुआ है बाई द सिस्टम, ऑन द सिस्टम, बाई द सिस्टम, तो डी यू बराबर 60 जूल। अरे समझ गए कि नहीं समझे। अब तुम ए से सी चाहे जैसे जाओ, हाँ भैया, ए से सी चाहे जैसे जाओ, इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज होने वाला नहीं। क्लियर है। तो हुआ क्या, इफ द अमाउंट ऑफ वर्क डन अलोंग द पाथ एडीसी इज 20 जूल। अरे क्लियर, अरे क्लियर भाई। अब हम कैसे जा रहे हैं, एडीसी, एडीसी, तो कितना वर्क हुआ, कितना वर्क हुआ 20, वर्क डन बराबर 20 जूल। तो क्या पूछ रहा है, देन अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब विल बी, कितना हीट एब्जॉर्ब हुआ, कितना, अरे भाई फॉर, कहां से, ए डी सी, डी क्यू बराबर डी यू प्लस डी डब्ल्यू, डी यू कितना जी, डी यू कितना, उसको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि हम देखें तो इनिशियल और फाइनल सेम है कि नहीं है, है। डी डब्ल्यू जी 20, तो 60 20 80। अरे कठिन बा हो, ये बनाओ, भौकाली सवाल है, हल्के मत लीजिएगा। चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस ड्यूरिंग द ट्रांजिशन, बोलो, पेन चलाओ। अब तक तो आ जाना चाहिए था। हाँ भाई, 20 किलो जूल, प्लस में कि माइनस में, प्लस में, माइनस में, क्या किए हो, ये बताओ। डेल्टा यू बराबर क्या होता है, एफ बाई टू एन आर, एन आर डेल्टा यू लिखना भाई, टी टू माइनस टी वन, टी टू माइनस टी वन, तो एफ बाई टू एन आर लिखने का कोई फायदा है नहीं, पी वन पी टू वी टू माइनस
अरे आइडियल गैस है ना यार। अरे यार, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है जी? डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम 5, 5/2, P2V2 कितना? P2V2 12, 6 दूना 12, अब 12 - 20, 4 बजे 20, कितना हो गया? 8, 4 दूना 8, 4/20 +20 की -20, -20 किलो जूल, -20 किलो जूल, क्योंकि प्रेशर किस में था? किलो पास्कल में। तो किलो पास्कल को यहाँ 10⁻³ बाहर करोगे कि नहीं करोगे? ये तुम्हारे पास आ गया डेल्टा यू। कठिन है जी? बढ़िया सवाल था। ये बनाओ, ये बना दो। जो बनाएगा उसको मैं एक खस्ता दूंगा। ऑप्शन नहीं है, आंसर निकाल के बताओ, डेटा। हाँ, क्या चीज? जब कुछ ना कहे तो मोनोटॉमिक मान लो। क्या कर क्या रहे हो? कितना हीट हीट विड्रॉ किया गया? सोचो। एक साइक्लिक प्रोसेस है क्या भाई साहब? ABCA on a sample of 2 mole of ideal gas as shown in figure. The temperature of gas at A and B are 300 केल्विन और 500 केल्विन रिस्पेक्टिवली। ए का टेम्परेचर और बी के टेम्परेचर का ज्ञान है। A total 1200 joule of heat is withdrawn from the sample in the process. Find the work done by the gas in part B C. ये बताओ, ये बताओ, अगर हम ए बी वाले प्रोसेस की बात करें, किसकी बात करें? ए बी वाले प्रोसेस की, क्या प्रेशर चेंज हो रहा है? ए से लेकर बी तक क्या प्रेशर चेंज हो रहा है? अरे आना तो बोलो यार। ए से बी तक कोई प्रेशर चेंज हो रहा है? नहीं। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या पढ़े हो? PdV। प्रेशर में कोई चेंज नहीं हो रहा है। ये क्या वॉल्यूम में हो रहा है कि नहीं? V2 - V1। एक्सपेंशन हुआ है कि कंप्रेशन? एक्सपेंशन की कंप्रेशन? अरे ए से बी में एक्सपेंशन ना, तो वर्क कैसा होगा? पॉजिटिव। तो सोच, सॉरी, प्रेशर में कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो इसको मैं क्या NR T2 - T1 लिख सकता हूं? अरे नहीं आया। थोड़ा दिमाग लगाओ, थोड़ा अपने आप को स्वतंत्र करो, थोड़ा और सोचो। NR T2 - T1, तो क्या मैं ए बी का वर्क देख पाया कि नहीं देख पाया? एन कितना है? 2। आर कितना है? 8.3। T2 - T1 जी, 500 में से 300 जाएगा तो कितना होगा? 200। तो ये अपने पास 83 हो गया, 830 हो गया, 2 दूना 4 हो गया। WAB कितना है बताओ तो? WAB बताओ यार, WAB बताओ। हाँ, डाटा वाटा सही रखना है ना? हाँ, जूल पर मोल पर केल्विन, ठीक है।
तो बताओ भाई, बताओ बताओ जल्दी बता दो, इसको बता दो क्या लिख दूं यार। 333320 जूल। इतना काम हमने किया। अरे किया ना। अच्छा, हमको क्या निकालना था? B to C। फिर कहा हम वापस आए C to A। क्या कंप्लीट साइक्लिक प्रोसेस है? अरे कंप्लीट साइक्लिक प्रोसेस है। अगर साइक्लिक प्रोसेस है मतलब हम A से चले और कहां आ गए? ए पर ही आ गए ना। एक साइकिल का ही तो वर्क पूछ रहा है भाई। जहां चले वहीं पहुंच गए। टेम्परेचर चेंज हुआ। कंप्लीट साइकिल पे सोचो, जहां से चले क्या वहीं पहुंच गए? अरे हाँ ना। तो टेम्परेचर में कोई चेंज, तो इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज। अरे हुआ नहीं। ये बताओ, क्या B to C में जो काम हुआ उसको क्या WBC लिख सकते हैं? और यहां क्या WCA लिख सकते हैं? और WCA को क्या लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं? जीरो। क्लियर है? जितना काम हुआ है वो सब हीट के फॉर्म में ही गया है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है? dq इक्वल्स टू du प्लस डी डब्ल्यू। dq इक्वल्स टू du प्लस डी डब्ल्यू। अगर हम बात कर रहे कौन से प्रोसेस का? साइक्लिक प्रोसेस का। मतलब क्या हो रहा है? साइक्लिक प्रोसेस में एक कंप्लीट साइकिल में, कंप्लीट साइकिल में क्या हम ए से चले ए पर पहुंचे? ए से ए पर पहुंचे, ए पर पहुंचे ना। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ भैया? U इनिशियल बराबर U फाइनल, मतलब डेल्टा U बराबर 0। तो du कितना हो गया? 0। कितना हीट आया है टोटल? टोटल ऑफ 1200 जूल ऑफ हीट इज विथड्रॉन फ्रॉम द सैंपल। क्या बाहर निकाले हैं? तो प्लस 1200 की माइनस 1200, प्लस 1200 की माइनस 1200, ये हो गया अपने पास भैया माइनस 1200। और डी कितना हो गया? 0। डी कितना हो गया? काम कितना परफॉर्म किए हो? बोलो, क्या तुम काम 3320 या 3320 प्लस WBC? बोलो भैया, 3320 प्लस WBC। यहां कोई काम नहीं। अरे हुआ है क्या? तो क्या लिखोगे? बोलो भैया, बोलो भैया, क्या लिखोगे? बोलो। 3320 पॉजिटिव ना। अरे हाँ ना। फिर उसके बाद प्लस WBC। WCA लिखने की जरूरत है? चाहो तो लिख लो। कितना हो गया? 0। तुमसे क्या पूछा है? वर्क डन बाई द गैस इन पार्ट B to C। क्या निकाल सकते हो? WBC क्या हो जाएगा? माइनस 1200 प्लस 3320। क्या हो गया? 4520। माइनस में ना। ऑब्वियस सी बात है कि वर्क कैसा आएगा? पॉजिटिव की नेगेटिव? कंप्रेशन ज्यादा हुआ ना भाई। इसके अंदर, इसके अंदर जो एरिया आ रहा है वो ज्यादा है। कंप्रेशन के अंदर एरिया ज्यादा है, एक्सपेंशन के अंदर एरिया कम है। पल्ले पड़ रहा है? यस। चलो आओ। अब इसके बाद क्या? टाइप्स ऑफ प्रोसेस। कौन कौन से प्रोसेस होते हैं? एक, वैसे टोटल अपने को 5 प्रोसेस पढ़ने हैं। आइसोबारिक, आइसोकोरिक, आइसोथर्मल, एडियाबेटिक और पॉलीट्रॉपिक। 5 पढ़ने हैं, ठीक है ना। पॉलीट्रॉपिक से आज तक कभी सवाल नहीं पूछा गया। एडियाबेटिक पढ़ोगे तो पॉलीट्रॉपिक अपने आप हो जाएगा। आइसोबारिक प्रोसेस का क्या मतलब है? सोचो, छोटी छोटी बातें हैं। अब तुम इतने समझदार हो गए हो अगर तुमने ये सारे क्वेश्चन समझे हैं कि प्रेशर इसमें क्या होगा? कांस्टेंट। प्रेशर क्या होगा? कांस्टेंट। सोचो, तो वर्क अगर प्रेशर कांस्टेंट है भाई साहब, तो तुम प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम ड्रॉ करोगे तो कैसा बनेगा? कैसा बनेगा? प्रेशर कांस्टेंट है ना। अच्छा, प्रेशर कांस्टेंट होने का मतलब है, P बराबर कांस्टेंट होने का मतलब है कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो अगर तुम VT कर्व ड्रॉ करोगे तो क्या तुमको स्ट्रेट लाइन मिलेगा? पासिंग थ्रू, पासिंग थ्रू ओरिजिन। अच्छा, अगर हम प्रेशर टेम्परेचर डायग्राम ड्रॉ करें तो क्या बात समझ आ रही है? इधर रहेगा P, इधर रहेगा T। क्या P में कोई चेंज होगा? कैसे जाएगा? सीधा।
अरे जाएगा कि नहीं जाएगा? अब सवाल क्या होता है कि आपको एक ऐसा ग्राफ देगा जिसमें प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम दे देगा और आपसे कहेगा आइडेंटिफाई करो कि इसका वीटी क्या होगा या पीटी क्या होगा। तो उसके लिए हमको सारे ग्राफ्स आने चाहिए। ठीक है, ये हो गया आइसोबारिक प्रोसेस। अब आइसोबारिक प्रोसेस की अगर हम फुल पीएचडी करें तो हमको ये पता चल रहा है कि यहां पर प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम में कुछ एरिया कवर कर रहा है कि नहीं कर रहा है? अरे कर रहा है ना यार, तो वर्क परफॉर्म करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। कितना वर्क? कितना वर्क? कितना वर्क भाई साहब? पीडीवी। कितना वर्क? एक एक बात ध्यान से सुनना। तो पीडीवी को, पी तो कांस्टेंट हो गया और डीवी को क्या लिख सकते हो? V2 माइनस V1। और इसी वर्क को अगर तुमको दिक्कत ना हो तो हम क्या लिख सकते हैं? NRT2 माइनस T1। क्या ये वर्क की बात हो गई? इतना ही वर्क हुआ? अरे नेता समझ आ रहा है? अब देखते जाओ एक एक बात ध्यान से। ये वर्क हो गया। अच्छा, इंटरनल एनर्जी में चेंज कितना? बोलो 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 बोलो। इंटरनल एनर्जी में कितना चेंज? अरे टेम्परेचर चेंज हुआ है कि नहीं हुआ है? हुआ है ना? तो डेल्टा यू का फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा यू का फॉर्मूला क्या होता है? F/2 NRT2 माइनस T1। अरे होता है कि नहीं होता है? इसको हम चाहें तो जरूरत पड़ने पर ऐसे भी लिख सकते हैं, F/2 PV2 माइनस PV1। क्यों लिखे? क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है। क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है। जब देखे रहेंगे, आंखों के सामने से गुजरा रहेगा, तो आप यही नहीं स्टक रहेंगे, ये भी आप कर पाएंगे। अदरवाइज हम जल्दीबाजी में ना प्रेशर वॉल्यूम दे देता है, हम टेम्परेचर ढूंढने लग जाते हैं कि टेम्परेचर तो दिया ही नहीं है, निकालें क्या। तो इस वजह से एक एक चीज सामने से जानी चाहिए। अच्छा ये बताओ भैया, सुनना बहुत ध्यान से, यही सारा गेम है। ये सब तो सबको आता है, यहां रिलेटेबल बनाना। अगर हम कहें अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ठीक है, क्या है भाई? डी क्यू इक्वल्स टू क्या होता है? डी यू प्लस डी डब्ल्यू। डी क्यू क्या, डी यू क्या लिखो? बोलो। F/2 NRT2 माइनस T1। और डी डब्ल्यू क्या लिखोगे? NRT2 माइनस T1। अरे क्लियर है क्या? हाँ, इस वाले में NR छूट गया क्या? आर यहां लिखते रहे, ठीक है ना? F/2 NRT2 माइनस T1 प्लस NRT2 माइनस T1। अब सुनना, मान लो ये हीट तुम दिए हो तो किसी सैंपल को ही तो दिए हो। दिए हो कि नहीं दिए हो? उस सैंपल का कुछ अपना स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होगा कि नहीं होगा? आसान बात है भाई। सोचो, ये पूरी कहानी बस यहां पर है कि एक चैम्बर है, इसके अंदर एक गैस भरी हुई है। देखना, पूरे प्रोसेस को समझने की कोशिश करना। इसका प्रेशर क्या रह रहा है? कांस्टेंट। और हम इसको दे रहे हैं हीट। तो अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो टेम्परेचर बढ़ेगा, तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा। क्योंकि अगर वॉल्यूम नहीं बढ़ता तो क्या प्रेशर बढ़ जाता? अरे भाई टेम्परेचर बढ़ रहा है तो गैस मॉलिक्यूल एक्सपेंड होना चाहेगा ना। अगर वो एक्सपेंड हो गया तब तो प्रेशर में कोई चेंज नहीं आएगा, और एक्सपेंड नहीं हो पाया तो प्रेशर में चेंज आएगा। तुमने हीट दिया कितना? क्यू। कितना हीट दिया? क्यू। अब भाई साहब जब तुमने क्यू हीट दिया तो इसने कुछ वर्क परफॉर्म किया, कितना? डी डब्ल्यू। और कुछ इसकी इंटरनल एनर्जी कितनी है? डी। भाई इंटरनल एनर्जी में कुछ चेंज हुआ कि नहीं हुआ? अब सवाल पैदा होता है कि तुमने कितना हीट दिया। क्लियर? इस गैस का मोलर मास है n। मोलर मास कितना है? n। अरे नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स कितना है? n। ये n मोल गैस है। क्या है भाई साहब? n मोल गैस। इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को भी तक हम s से डिनोट करते थे ना, करते थे ना। अब उसको हम चेंज कर लेंगे, अब यहां c लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे? c। तो भाई जब प्रेशर कांस्टेंट होता है तो उसको लिखा जाता है Cp। क्या लिखा जाता है भाई साहब? Cp। क्लियर है? इसका टेम्परेचर चेंज हुआ तो जो डी क्यू होगा, ms डेल्टा टी पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? तो वहां मास था, यहां क्या हो गया? n। क्या हो गया? क्या हो गया? n। तो जब डी क्यू लिखा जाता है तो क्या लिखा जाता है? NCP dt या NCP डेल्टा टी। अभी इस पर बात करते हैं। अब अगला हिस्सा हमारा इसी में आता है, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। सुनते जाना।
हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। तो ये जो हीट कैपेसिटी पढ़ते हैं ना, इस हीट कैपेसिटी को जनरली हम डिफाइन करते हैं क्या भाई साहब, मोलर हीट कैपेसिटी। क्योंकि जो हमारी कैलकुलेशन चल रही है वो किसमें चल रही है, नंबर ऑफ मोल्स में, नंबर ऑफ मोल्स में। तो जो मोलर हीट कैपेसिटी होती है, कांस्टेंट प्रेशर की बात कर रहे हैं, तो इसको किससे डिनोट किया जाता है भाई साहब, सीपी से। किससे भाई, जल्दी बोलो, किससे, सीपी से। अरे क्लैरिटी। और ये जो सीपी होता है ये बराबर होता है एन स्मॉल सीपी के। हाय, एक कैपिटल सीपी है और एक क्या है, स्मॉल सीपी। कैपिटल सीपी को हम क्या बोले, मोलर हीट कैपेसिटी। सीपी को हम बोलते हैं स्पेसिफिक, स्पेसिफिक मोलर हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक मोलर हीट कैपेसिटी। मतलब अगर हम कह रहे हैं कि हमारे पास एक गैस है, इसका प्रेशर कांस्टेंट है, इसका टेम्परेचर चेंज हो रहा है T1 से लेकर कहां तक, T2 तक, आप इसको कुछ हीट दिए हैं DQ, तो ये जो DQ हीट होगा ये बराबर होगा किसके, N CP DT। अरे क्लियर है क्या, या ये बराबर होगा कैपिटल CP डेल्टा T या DT। अरे क्लियर है, कैपिटल C क्या है, मोलर हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी। कई बार इसका नाम थर्मल कैपेसिटी भी रखा जाता है। हीट कैपेसिटी की जगह, हीट कैपेसिटी की जगह इसका, इसको किस नाम से यूज कर लेते हैं, मोलर थर्मल कैपेसिटी। अरे बात समझ पाए, पल्ले पड़ा। अब सोच, ये इतना सब पढ़ने के बाद हम यहां पर आ सकते हैं, एक रिजल्ट पर पहुंच सकते हैं कि यहां क्या लिख सकते हैं, एन सीपी डेल्टा टी दैट इज इक्वल टू एफ बाई टू एन आर डेल्टा टी प्लस, प्लस बोलो एन आर डेल्टा टी। क्या क्या कटेगा, क्या एन 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 जाएगा, क्या डेल्टा टी डेल्टा टी डेल्टा टी जाएगा, जाएगा। यहां से तुम सीपी का वैल्यू निकालोगे तो एफ बाई टू प्लस वन इंटू आर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। सब एकदम पैरेलल खोल के लेके चलेंगे एक एक बात, ताकि जब हम एक बार पढ़े ना तो हमको कहानी की तरह से याद हो जाए। क्या भाई साहब, आइसोबारिक प्रोसेस का मतलब है, सारे प्रोसेस ऐसे ही पढ़ेंगे। आइसोबारिक प्रोसेस का मतलब है कि प्रेशर क्या होगा, कांस्टेंट। क्या होगा, प्रेशर कांस्टेंट। वर्क निकालना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। क्या पीवी डायग्राम दिया रहेगा तो वीटी और पीटी ड्रॉ कर सकते हैं। प्रेशर मेरा कांस्टेंट है, मतलब वॉल्यूम मेरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, टेम्परेचर के। मतलब एक सीधी लाइन बनेगी जो कहां से पास करेगी, ओरिजिन से। क्या यहां की भी कहानी क्रिस्टल क्लियर है भाई, अरे है ना। तो इंटरनल एनर्जी हो गया डेल्टा यू बराबर एफ बाई टू एन आर टी टू माइनस टी वन, तो एफ बाई टू पी वी टू माइनस पी वी वन। इंटरनल एनर्जी क्लियर है। क्या वर्क में कोई डाउट है, वर्क में कोई डाउट नहीं है। अब तुम जब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में आ रहे हो, तुमको ये बात रिवाइज करनी है बस, केवल ये सब भी तुमको पलट के देखना भी नहीं पड़ेगा। क्योंकि जैसे ही आइसोथर्मल प्रोसेस की कहानी आएगी, सॉरी एडियाबेटिक कौन सा है यार, ये आइसोबारिक प्रोसेस की कहानी आएगी, तो यहाँ पे प्रेशर क्या है, कांस्टेंट। क्या हम इंटरनल एनर्जी पर कुछ असर नहीं डालेंगे। कोई सा भी प्रोसेस हो, अगर टेम्परेचर चेंज हुआ है तो इंटरनल एनर्जी हमेशा क्या रहेगी, एफ बाई टू एन आर डेल्टा टी रहेगा कि नहीं रहेगा। सारा गेम बस दो बात का है, एक वर्क का और दूसरा हीट का। कई बार आप हीट देंगे और कोई काम नहीं होगा, कई बार आप हीट देंगे टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं होगा लेकिन फिर भी काम होगा। अरे बात समझे, जब टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं हुआ तो इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी कितनी हो जाएगी, जीरो। अरे होगी ना। ये हमारे पास पूरा ज्ञान है किसका, ये पूरा ज्ञान किसका भाई साहब, किसका, आइसोबारिक। क्या ये याद कर लेंगे, आइसोबारिक प्रोसेस में मोलर हीट कैपेसिटी, जो मास वाला था ना स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, जिसमें हम क्या पढ़ते थे, एमएस डेल्टा टी। याद करो कुछ बदला नहीं है। क्यू बराबर जो तुम पढ़ते थे क्या, एमएस डेल्टा टी। एस को बोलते थे क्या, स्पेसिफिक हीट, अरे बोलते थे ना या हीट कैपेसिटी। एमएस को हम डायरेक्टली बोल देते हैं क्या भाई साहब, हीट कैपेसिटी। अरे क्लियर है,
इसी हीट कैपेसिटी को क्या बोलते हैं? थर्मल कैपेसिटी। सब कुछ वही रहा, बस जो मास वाला टर्म था वो रिप्लेस होके क्या मोल में आ गया। अरे ठीक है ना भाई साहब, यहाँ आपकी कहानी खत्म होती है। इसके बाद मिलेंगे अगले लेक्चर में और बात करेंगे और सारे प्रोसेसेस की और सारे सवालों की। ठीक, कल सुबह 8 बजे।